नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासेस विद आदर्श में। आज हम लोग बात करेंगे ताज के शासन की। और ताज का शासन चला 1858 ईस्वी से लगाकर 1947 ईस्वी तक। ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से 1773 ईस्वी से लगा करके और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 ईस्वी तक जिन अधिनियम के माध्यम से शासन किया या जो जो कानून बनाए, उन सभी का अध्ययन हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद में अंग्रेजों को ये लगा कि हमारे कानूनों में वास्तव में कुछ खामियां थी और उन खामियों की भरपाई के लिए कि क्रांति दोबारा ना हो, इस तरीके का विद्रोह दोबारा जन्म ना ले, उसमें सुधार करने हेतु तो उन्होंने आगे के कानून बनाए और शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया। जो वहां का राजा या जो वहां की साम्राज्ञी थी, उसके हाथ में शासन पहुंच गया। तो 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक कौन कौन से अधिनियम आए, उन सारे अधिनियम का अध्ययन हम इसके माध्यम से करेंगे। 1858 का अधिनियम आया, 1861 ईस्वी का अधिनियम आया, 1892 ईस्वी का अधिनियम आया, 1909 ईस्वी में एक अधिनियम आया, 1919 ईस्वी का अधिनियम आया, 1935 ईस्वी का अधिनियम आया और अंत में 1947 ईस्वी का एक अधिनियम आया। और इन अधिनियम के माध्यम से शासन ब्रिटिशर्स ने भारत पर किया। अंत में 1947 ईस्वी के शासन अधिनियम के माध्यम से वो शासन हस्तांतरण करके भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को उनकी सत्ता सौंप करके वापस इंग्लैंड चले गए। तो ये पूरा क्रम हमें इन शासन अधिनियम के माध्यम से समझेंगे। आइए आज बात करते हैं 1858 ईस्वी के शासन अधिनियम के बारे में। 1858 ईस्वी में क्या क्या परिवर्तन हुए पहले शासन की अपेक्षा, कंपनी के शासन की अपेक्षा, आइए उन पर बात करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन तो यही हुआ कि कंपनी की समाप्ति हो गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक व्यापारिक कंपनी बन के आई, बाद में उसने प्रशासन का कार्यभार संभाला, उस पूरी कंपनी की समाप्ति कर दी गई और शासन हस्तांतरित कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन को। बोले अब आप शासन नहीं करेंगे, अब आपको समाप्त किया जाता है। और ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज, जो भी ताज पे बैठा होगा, वहां जो भी ताज धारक होगा, जो भी गद्दी संभालेगा, वो शासन चलाएगा इंडिया का। ये प्रबंध किया गया। दूसरा प्रबंध ये किया गया कि अभी तक एक पद हुआ करता था गवर्नर जनरल। मैंने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया कि किस तरीके से गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके अंडर में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी लाई गई और उस बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। पूर्णतः एकीकरण किया गया। अब क्या हुआ, उस गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। बोले नहीं, अब गवर्नर जनरल नामक पद की समाप्ति की जाती है और एक नया चोगा पहन के नया व्यक्ति आएगा जिसे वायसराय कहा जाएगा। हालांकि काम भी वो भी वही करेगा जो गवर्नर जनरल किया करता था, लेकिन परिवर्तन दिखाने के उद्देश्य से ब्रिटिश ताज के माध्यम से शासन चलाया जाएगा, ये दिखाने के लिए ये परिवर्तन किया गया। दूसरा एक और तीसरे नंबर पे एक काम ये किया गया कि अंग्रेजों ने कहा कि अब हम आपको गुड गवर्नेंस देंगे। गुड गवर्नेंस मतलब अच्छा शासन। इसका मतलब अभी तक बुरा शासन था? बिल्कुल बुरा शासन नहीं था। ये भी अंग्रेजों के समय में अंग्रेज अच्छा ही शासन उसे भी मानते थे, लेकिन गुड गवर्नेंस वही बात है दिखाने के लिए कि नहीं, अब हम और अच्छा ला रहे हैं। और उस और अच्छा को प्रूव करने के लिए अगर कोई पूछे और अच्छा कैसे है, तो उन्होंने कहा था अब ये शासन जो है ये उत्तरदायी शासन है। भारतीयों को उन्होंने समझाया कि अब आपको उत्तरदायी शासन मिलने वाला है, यानी ऐसी गवर्नमेंट मिलने वाली है जो आपके प्रति उत्तरदायी होगी। आप सवाल पूछ सकते हैं शासन के प्रति, क्वेश्चनाइज रहेगी, या ब्रिटिश पार्लियामेंट सवाल पूछेगी, जवाब देना पड़ेगा प्रशासन को कि भारत में कोई काम हुआ तो क्यों हुआ,
और अगर कोई काम नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया। उत्तरदायी शासन कैसे चलेगा, एक नया पद बनाया गया, इसके माध्यम से भारत का राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव, इस पद का गठन किया गया 1858 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। और ये भारत का राज्य सचिव है, लेकिन रहेगा कहाँ, इंग्लैंड में, वो वहीं बैठेगा इंग्लैंड में, और कैबिनेट का मेंबर होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर रहेगा। और जाहिर सी बात है वहां संसदात्मक शासन प्रणाली है, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर रहेगा, और वहां संसदात्मक शासन का प्रणाली होने के कारण यह संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगा। इस प्रकार से एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई, और यही विटसर्स ने चिल्ला चिल्ला के भारत में बताया कि अब हम आपको उत्तरदायी शासन दे रहे हैं। किस प्रकार से दे रहे हैं वो मैं आपको समझा चुका हूं। दूसरा काम क्या हुआ, भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय समिति बनाई गई। 15 सदस्यीय समिति बनाई गई जो इसकी सहायता करेगी कार्यों में। यानी भारत का राज्य सचिव इतना महत्वपूर्ण पद है, वो अकेले तो इतना कार्यभार संभाल नहीं लेगा, तो उसकी मदद के लिए 15 सदस्यीय समिति बनाएगी जो उसकी मदद करेगी। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया 1858 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ही आया कि द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। क्या था द्वैध शासन? दो संस्थाएं मैंने आपको पढ़ाई थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन दोनों संस्थाओं को, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी नियंत्रण का कार्य करती थी, नियुक्ति का कार्य करती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, वो तमाम कार्य बाद में करता था, वित्तीय कामों को देखने लगा। तो ये सारे इन संस्थाओं को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को समाप्त कर दिया गया। बोले आपकी समाप्ति की जाती है, प्रशासन भारत का राज्य सचिव चलाएगा, 15 सदस्य जो समिति है उसके माध्यम से चलाएगा। तो ये काम किए गए। दूसरा एक काम किया गया कि जो ये गवर्नर जनरल, ये भारत के राज्य सचिव की जो ये 15 सदस्यीय कमेटी थी, ये मुकदमे सुन सकती थी, मुकदमों के संबंध में से एक शक्ति मिली ये मुकदमा चला भी सकती थी और इस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था। दोनों काम हुए, यानी इस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था और ये भी किसी कार्य के प्रति अगर कोई आवश्यक बात समझती है तो मुकदमा चला सकती है। तो ये कुछ एक काम हुए 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। अब बात करते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अक्सर याद करने में समस्याएं आती हैं, एक चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में 3 अधिनियम आए, 1861 का, 1892 का और 1909 का। इन तीनों अधिनियम को परिषद अधिनियम कहा जाता है। मैं इसका भी कारण भी बताऊंगा कि परिषद अधिनियम क्यों कहा जाता है। आप क्लास देखिए, आपको आगे ये चीज समझ में आ जाएगी। तीनों ये अधिनियम कहलाते हैं परिषद अधिनियम। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये विधान परिषदों में, राज्य परिषदों में भारतीयों की मदद लेंगे, भारतीयों को शामिल करेंगे, प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। तीनों शासन अधिनियमों के माध्यम से यही काम सने सने आगे बढ़ाया गया। इसीलिए इन तीनों अधिनियमों को कहा जाता है भारत परिषद
अधिनियम 1861 का परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, तीनों परिषदीय अधिनियम थे। आइए बात करते हैं 1861 के अधिनियम के बारे में। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से क्या क्या काम किए गए तो वो बताते हैं। पहला, मैं अभी ये चीज बताना भूल गया कि 1858 के शासन अधिनियम के माध्यम से जो 15 सदस्यीय कमेटी थी उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सारे के सारे सदस्य इंग्लिश हुआ करते थे, अंग्रेजी हुआ करते थे। अब 1861 के अधिनियम के माध्यम से क्या परिवर्तन हुए, आइए उन पे बात करते हैं। 1861 के शासन अधिनियम के माध्यम से पहला काम ये किया गया कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। अठारह 1773 से लेके और 1793 तक शक्ति के केंद्रीकरण की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया, शक्तियों को एकत्रित करने की तरफ, सेंट्रलाइज्ड करने की तरफ। 1833 के अधिनियम में इस बात की हद हो गई कि पूरी तरीके से शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। अब उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, अब शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। जिन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की शक्तियों को छीन करके और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में समाहित किया गया था, अब उन शक्तियों को बाकायदा वापस किया गया इस अधिनियम के माध्यम से मुंबई, मद्रास और आगरा प्रेसिडेंसी को। आगरा प्रेसिडेंसी और कुछ नहीं थी, ये बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा थी। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया इसके माध्यम से। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल या वायसराय, जो भी आप कहें, वायसराय बोलना ज्यादा ठीक रहेगा, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक दिवसीय परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की पावर इस अधिनियम के माध्यम से मिल गई कि अगर वो आवश्यक समझे तो समिति की सहमति लिए बिना या सहमति नहीं बन पा रही तब भी उसे अध्यादेश जारी करने की पावर मिल गई। इस अधिनियम के माध्यम से जैसा कि भारत परिषद अधिनियम था तो 3 भारतीयों को परिषद में शामिल किया गया जो कि गैर सरकारी सदस्य थे। अभी तक सिर्फ सरकारी सदस्य परिषद में शामिल हुआ करते थे। इस अधिनियम के माध्यम से 2 टाइप के लोग परिषद में हो गए, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। गैर सरकारी और सरकारी। जो सरकारी होते थे वो इंग्लिश लोग होते थे और गैर सरकारी सदस्य उनको कहा गया जो भारतीय लोग होते थे। हालांकि जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, वो अपनी परामर्श दे सकते थे। अगर कोई किसी बात पे अगर आवश्यक समझे तो अपनी राय दे सकते थे। मानना या ना मानना वो पूरी तरीके से सरकारी सदस्यों पर निर्भर करता था। बहुमत की अगर स्थिति बनती तो वो भी सरकारी सदस्यों का ही मान्य था। ऐसे 3 गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल हुए। बनारस के राजा, पटियाला के राजा, जो पटियाला के महाराज थे, और सर दिनकर राव। अंग्रेजों ने ये दिखाने के लिए कि हाँ हम भारतीयों को इस गुड गवर्नेंस में शामिल कर रहे हैं जो 1858 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से दिया गया, उस गुड गवर्नेंस को साकार करने के लिए, दिखाने के लिए कहेंगे आपका भी हिस्सा है। मानने को तैयार नहीं थे भारतीय, काहे की गुड गवर्नेंस, हमारा तो कहीं हमारी हिस्सेदारी ही नहीं है। तो उस बात का पटाक्षेप करने के लिए 3 लोगों को इसमें शामिल किया गया। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि बंगाल, उत्तर प्रदेश और जो पश्चिमी सीमा प्रांत था, बंगाल में और जो पश्चिमी सीमा प्रांत था और तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश था उसमें
विधान परिषद की स्थापना हुई और पश्चिमी सीमा प्रांत, यह तत्कालीन अफगानिस्तान वाला एरिया, इनमें विधान परिषद की स्थापना हुई। और इस विधान परिषद की स्थापना के माध्यम से गैर सरकारी सदस्यों और सरकारी सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। ये विधान परिषदें राज्य लेवल पे बनाई गई। इसके बाद में आया 1892 का शासन अधिनियम, और 1892 के शासन अधिनियम के माध्यम से क्या क्या परिवर्तन आए, आइए उन पर बात करते हैं। ईस्वी के शासन अधिनियम के माध्यम से मुख्य रूप से दो काम ऐसे हुए जिनकी बहुत दिनों से अपेक्षा की जा रही थी। पहला काम यह हुआ कि विधान परिषदों में, जो विधान परिषद थी उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ी। इस बात की डिमांड काफी ज्यादा तत्कालीन जो भारत में उस समय के राष्ट्रभक्त थे, जिनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही थी, उन्होंने मांग की तो विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ी। आप अगर देख पा रहे होंगे और अगर आप जोड़ के पढ़ पा रहे हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 1892 ईस्वी का शासन अधिनियम है, और अब इतिहास में पढ़ते हैं कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी। और उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे वो जमीनी जुड़ाव वाले नेता थे, जो बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे। तो उनकी मांग ये थी, मैंने अभी आपको पढ़ाया था 1861 का जो अधिनियम था, उस 1861 के अधिनियम में अंग्रेजों ने अगर अपनी परिषद में शामिल भी किया था तो किनको शामिल किया था? राजे महाराजाओं को, जमींदारों को, जो तत्कालीन प्रभुत्वशाली लोग थे उनको शामिल किया गया था। उनको शामिल करने से जमीनी लेवल की जो समस्याएं थी वो परिषद में नहीं पहुंच पा रही थी। पहली तो समस्या ये थी, मांग ये थी कि जो जमीनी लोग जुड़े हुए हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो जनकल्याण की भावना लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको इसमें शामिल किया जाए। दूसरी बात ये थी कि संख्या बहुत कम है। 1861 के अधिनियम में संख्या केवल और केवल 6 हुआ करती थी। 6 सदस्य ही होते थे गैर सरकारी, जो समिति में शामिल हो सकते थे। अब इसमें क्या हुआ, इसमें संख्या बढ़ी। उस समय 1861 के अधिनियम में न्यूनतम 6 और अधिकतम 10 हो सकते थे। ये थी भारतीयों की संख्या। अब इस अधिनियम के माध्यम से क्या काम हुआ, संख्या बढ़ी, और कितनी बढ़ी कि न्यूनतम 10 होंगे और अधिकतम 16 हो सकते हैं। इतनी संख्या बढ़ी 1861 थे और 1892 ईस्वी तक, यानी भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई। दूसरा, उस समय 1861 ईस्वी के शासन अधिनियम में भारतीयों को सामान्य बिल पर बोलने का अधिकार था, आर्थिक बिलों पर बोलने का अधिकार नहीं था। यानी बजटीय हिस्से, बजट के जब भी बात होगी, जब भी बजट का प्रस्ताव आएगा, तो उसमें आप नहीं बोल सकते थे, ना ही वोटिंग कर सकते थे। लेकिन 1892 ईस्वी के अधिनियम में एक परिवर्तन ये आया कि बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। अब बजट पर बहस की जा सकती थी। उस समय के जो राष्ट्रवादी थे उनके द्वारा ये मांग रखी गई कि आप हमें अधिकार तो दे रहे हैं, हम अपने परिषद में शामिल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कामों के लिए शामिल कर रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है।
जो आर्थिक सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से उस समय भारतीय प्रभावित हो रहे थे, उस पर हमें बोलने तक का अधिकार नहीं है। तो इस अधिनियम के माध्यम से 1892 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से बजट पर बहस करने का एक महत्वपूर्ण अधिकार भारतीयों को मिला। बाकी 1892 के अधिकार के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से पूरा जो ध्यान था वो चुनाव पर था। भले ही इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन पूरी प्रोसेस वही थी, चुनाव पे पूरा ध्यान रखा गया। एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये 6 से 10 और 10 से 16 वाली जो भी ये व्यवस्था है, ये केंद्रीय विधान परिषद की है। राज्य विधान परिषदों की संख्या भिन्न भिन्न थी, अलग अलग थी। ये केंद्रीय विधान परिषद में इतना परिवर्तन हुआ। केवल ये 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन ऐसे थे जो 1892 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से आए। आइए बात करते हैं 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम पर। उन्नीस सौ 9 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से कुछ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। उन परिवर्तनों पर आइए एक नजर डालते हैं। 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से, जिसे मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। उसमें मार्ले भारतीय राज्य सचिव हुआ करते थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय हुआ करते थे, इसीलिए इसे मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस सुधार अधिनियम के माध्यम से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि जो 1861 ईस्वी में संख्या 6 से 10 हो सकती थी केंद्रीय विधान परिषद में, 1892 ईस्वी के माध्यम से ये संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 हो सकती थी। अब 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से इस संख्या में परिवर्तन किया गया और ये न्यूनतम 16 और अधिकतम 60 हो सकती थी। यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में संख्या वृद्धि की गई। किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है वो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। इस तरीके से जब आप चीजों को जोड़कर पढ़ते हैं तो चीजें याद रह जाती हैं। 1861 में जो 6 से 10 हुआ करती थी, यानी न्यूनतम 6 और अधिकतम 10 हो सकते थे। 1892 ईस्वी के शासन अधिनियम आते आते वो संख्या न्यूनतम 10 अधिकतम 16। वही 1909 ईस्वी के शासन अधिनियम में न्यूनतम 16 और अधिकतम 60 कर दी गई। पहला परिवर्तन ये आया। दूसरा परिवर्तन ये आया कि इसमें चुनाव की व्यवस्था की गई। पिछले दोनों अधिनियम के माध्यम से स्पष्ट रूप से चुनाव की व्यवस्था नहीं थी, इसमें स्पष्ट रूप से चुनाव की व्यवस्था की गई। भले ही वो ऐसा चुनाव प्रणाली थी जो अस्पष्ट चुनाव प्रणाली थी, जो ठीक चुनाव प्रणाली नहीं थी। कैसे? स्थानीय निकायों का चुनाव होता था, स्थानीय निकाय मंडल स्तर पर चुनाव करते थे और मंडल स्तर के चुनाव के बाद में वो प्रांतीय स्तर का चुनाव करते थे और प्रांतीय स्तर वाले केंद्रीय स्तर का चुनाव करते थे, केंद्रीय विधान परिषदों का। तो इस तरीके की चुनाव प्रणाली थी और इस चुनाव प्रणाली में भी आय के आधार पर और शिक्षा के आधार पर, दो ही आधारों पर आपको वोट डालने का अधिकार था। एक तो आपकी आय, यानी आप कर दे रहे हो,
अगर आप टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेयर हैं, अच्छे टैक्स पेयर हैं, तो आप वोट डाल सकते हैं। या आप ठीक तरीके से शिक्षित हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी है, तो आप वोट डाल सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के माध्यम से ये आया कि हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए अलग अलग चुनाव व्यवस्था की गई। हिंदू मुस्लिम की अलग अलग चुनाव की व्यवस्था की गई। किस तरीके से अलग अलग चुनाव, पृथक चुनाव कराए गए, पृथक पृथक चुनाव। मुस्लिमों को, पहली बात तो मुस्लिमों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता करेंगे, यानी मुस्लिम अपनी कम्युनिटी से ही लड़ेंगे। दूसरा, इनके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया, योग्यता रखी गई, उस योग्यता में आय आधारित जो भी बाध्यताएं थी, कर आधारित जो भी बाध्यताएं थी, वो समाप्त कर दी, यानी ये बाध्यताएं आप पे लागू नहीं होंगी। एक और व्यवस्था थी कि जनसंख्या के अनुपात में चुनाव किया जाएगा। राज्य की जो जनसंख्या होगी उसके अनुपात में चुनाव किया जाएगा। जितनी जनसंख्या होगी उसके अनुसार ही आप अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं। ये व्यवस्था की गई। इस चुनाव के माध्यम से स्पष्ट रूप से फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाई गई और हिंदू और मुस्लिमों में एक बड़ा गैप पैदा करने की कोशिश की गई। अगर आप थोड़ा सा भी लिंक कर पा रहे हैं तो आप देख पाइएगा कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था और वो बंगाल विभाजन भी इसी आधार पर था, हिंदू मुस्लिमों के आधार पर। लेकिन उसमें हिंदुओं और मुस्लिमों ने दोनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। उस चीज को सफल करने के लिए अब 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से वो प्रणाली चुनाव में ही अप्लाई कर दी गई ताकि जो एकत्व की भावना थी वो टूट जाए। और इस तरीके से हिंदू और मुस्लिमों में यहाँ से दुराव होना शुरू हो गया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जन्मदाता माना जाता है भारत में। सांप्रदायिकता के जन्मदाता कौन है? लॉर्ड मिंटो। ये इनको खिताब मिला है इस अधिनियम के माध्यम से। सांप्रदायिकता के जन्मदाता लॉर्ड मिंटो। इस अधिनियम के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया कि एक नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगर किसी ने सुना हो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन सिन्हा साहब को भारत के गवर्नर जनरल की, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी या वायसराय की परिषद जो थी, उसमें विधि सदस्य बनाया गया। और ये ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिनको गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य बनाया गया। तो ये 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से कुछ एक परिवर्तन किए गए। एक परिवर्तन छोटा सा ये भी आया था कि इसमें केंद्रीय विधान परिषदों में भारतीयों को बजट पर बहस करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था कि ये बजट पर बहस कर सकते थे। बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से मिल गया था। अब इसमें एक और नियम, यहाँ पे एक और सुविधा दी गई कि आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।
और ये धूम धड़ाके से विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त कर गए। नमस्कार, आगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।